सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। कैसे हैं भाई आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की इस क्लास में हम लोग के लिटरेचर वाला पोर्शन पढ़ेंगे। सेकेंड ग्रेड इंग्लिश के लिए जो लिटरेचर का पोर्शन है उसमें एक टॉपिक है लिटरेरी मूवमेंट्स। तो आज हम जानेंगे कि लिटरेरी मूवमेंट्स क्या होते हैं, किस प्रकार के लिटरेरी मूवमेंट्स आपको पढ़ने हैं। ये सब चीज़ें आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ठीक ढंग से समझा दें, ताकि आपको और कहीं से लिटरेचर या लिटरेरी मूवमेंट्स देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं हो। कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो कौन सा लिटरेरी मूवमेंट आज हम पढ़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट जो है वो है रेनेसेंस, रेनेसा, पुनर्जागरण। आज हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट या फिर इंग्लिश ग्रेड सेकंड रीड इंग्लिश की ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है, वो कैंडिडेट प्ले स्टोर से वीनस वाल्ट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। वीनस वाल्ट इस एप्लीकेशन को, यहां कंप्लीट सिलेबस बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट सिलेबस आपको यहां मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लें और ये कोर्सेस हैं जो ऐप पर आपको मिलेंगे, आप पे इनको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी आपकी हो, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहते हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आप पूछना चाहें, किसी भी प्रकार की कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी आप चाहें, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको पूरी जानकारी इसकी दे दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स हमारा, जिसको मैं बहुत जरूरी मानता हूं हर बच्चे के लिए, जो भी बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए वो कोर्स मैं जरूरी मानता हूं, चाहे उसने कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी की हो, वो है हमारा वीनस टेस्ट सीरीज। इंग्लिश ग्रेड सेकंड के लिए 35 टॉपिक वाइज टेस्ट, 5 मेजर टेस्ट, हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया हुआ है, बहुत ही एग्जाम लेवल के, और मैं तो ये कहूं सिलेक्शन लेवल के क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया हुआ है। आप प्ले स्टोर पे जाके और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। एक डेमो टेस्ट हमने डाला हुआ है, डेमो टेस्ट का सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो आप जरूर देखें। आपको ठीक लगे तो आप निश्चित रूप से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी मूवमेंट्स। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि लिटरेरी मूवमेंट्स होते क्या हैं। लिटरेरी का मतलब यहां साहित्य से है, मूवमेंट्स का मतलब आंदोलन होता है। क्या किस प्रकार के आंदोलन ये हैं? देखिएगा, इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग विचारधारा के लोग रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इतिहास कोई सीधी लाइन नहीं होता। इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के लोग रहे हैं, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां रही हैं, अलग अलग प्रकार के सोचने वाले लोग रहे हैं, अलग अलग प्रकार की कला और संस्कृति रही है। उस संस्कृति को एक समय में लोगों की जो शेयर्ड कल्चर होती है, एक इतिहास के किसी विशेष समय पर इस प्रकार का एक ग्रुप, इस प्रकार का एक समूह है जिसके सोचने का तरीका, जिसका दृष्टिकोण, जिसका समाज की चीजों को देखने का नजरिया, जिनकी कला, संस्कृति और साहित्य के बारे में उनके विचार एक जैसे हों, उस ग्रुप को अपन क्या कह सकते हैं? उस ग्रुप को अपन क्या कह सकते हैं? लिटरेरी मूवमेंट कह सकते हैं कि उस समय इस प्रकार का मूवमेंट था। क्लियर हो गई बात? इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के मूवमेंट चले। हमें पढ़ना है कि इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से मूवमेंट चले। हम रेनेसा से लेके बिल्कुल मॉडर्न एज में फेमिनिज्म तक, नेचुरलिज्म तक, यहां तक के मूवमेंट्स हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि किसी भी एक टॉपिक पर न केवल ग्रामर, ऐसा नहीं कि केवल ग्रामर पढ़ने से आपका काम चल जाएगा, केवल फोनेटिक्स पढ़ने से, केवल लिटरेचर पढ़ने से,
केवल मेथड पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको हर एक टॉपिक को, हर एक बिंदु को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। लिटरेरी मूवमेंट्स किसे कहते हैं, चलो देखते हैं। A literary movement is defined by a group of writers. क्या है लिटरेरी मूवमेंट? इट इज ए ग्रुप ऑफ राइटर्स। राइटर्स का एक समूह है। क्या है वो समूह? देखिएगा, विद शेयर्ड आइडियाज, जिनके एक जैसे विचार हैं, जो विचारों के, जिनके साझा विचार हैं। लिटरेरी मूवमेंट्स राइटर्स का एक इस प्रकार का ग्रुप है जिनके सोचने का दृष्टिकोण एक जैसा है, जिनके विचार एक जैसे हैं अबाउट अ नंबर ऑफ थिंग्स, कई चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में उनके विचार मिलते जुलते हैं। एक तरीके से उनका सोचने का ढंग है। वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? स्टाइल हो सकती है। लिटरेचर लिखने के लिए आपके पास दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहली कौन सी? आपके पास कहने के लिए कुछ होना चाहिए। यू मस्ट हैव सब्जेक्ट मैटर, आपके पास सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। उसके बाद उस सब्जेक्ट मैटर को कहने का आपके पास तरीका होना चाहिए। यू मस्ट हैव स्टाइल, आपके पास स्टाइल होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो मोमेंट्स हैं, एक मोमेंट विशेष में जितने भी राइटर्स होते हैं, उनके लिखने का तरीका और उनका कंटेंट, यानी उनकी विषय वस्तु और उनके लिखने की जो स्टाइल है, वो लगभग एक जैसी होती है। क्या होती है बेटा? वो एक जैसे तरीके से उनका कंटेंट होता है, एक जैसे तरीके से वो लिखते हैं, उनके लिखने की स्टाइल, उनके लिखने का तरीका एक जैसा होता है, उनका कंटेंट एक जैसा होता है, फिलॉसफी, उनका सोचने का तरीका, उनका जो दर्शन है वो क्या होता है? एक जैसा होता है, उनका दृष्टिकोण एक जैसा होता है। सोशियोलॉजिकल कंसर्न्स, जो उनकी सामाजिक कंसर्न होते हैं, जहां सामाजिक परिस्थितियां जो होती हैं, समाज में जिस प्रकार की स्थितियां जो होती हैं, उन स्थितियों पर उनका क्या कंसर्न है, उसके बारे में वो किस ढंग से सोचते हैं, वो सोचने का तरीका उनका लगभग एक जैसा होता है। आर्ट, कल्चर, कला और संस्कृति के बारे में वो एक ढंग से सोचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ग्रुप जो एक ढंग से सोचता हो, विभिन्न बातों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में एक ढंग से सोचता हो, तभी तो उसको अपन क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। और उस समय एक वो मूवमेंट चल पड़ता है। इस प्रकार का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? लिटरेरी मूवमेंट कहते हैं। अब इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के सोचने वाले लोग रहे हैं, अलग अलग प्रकार की कला और संस्कृति रही है, अलग अलग प्रकार की सोशल कंडीशंस रहे हैं। तो मूवमेंट्स भी अलग अलग प्रकार के रहे हैं। उन सभी मूवमेंट्स को हमें पढ़ना है। आज जो हम मूवमेंट पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? रेनेसेंस पढ़ेंगे। क्या होता है रेनेसेंस? इस चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाता हूं। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। हिंदी जो इसका अर्थ है वो क्या है? पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण का मतलब पुनः है, जागना, यानी पहले आदमी जगा हुआ था, तभी तो पुनः का मतलब दोबारा ना। पहले आदमी जगा हुआ था, फिर वो सो गया और फिर वापस से उठा, उसको क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं। लिटरेचर में क्या है? कला संस्कृति में पुनर्जागरण क्या है? रेनेसेंस क्या है? एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर, एंशिएंट क्लासिकल लिटरेचर का जो समय था, वो समय समृद्ध समय माना जाता है। उस समय कला और संस्कृति अपने चरम पे थी, लोगों का विचार, सोचने का तरीका बहुत अच्छा था, उस समय चरम पे थे सब चीजें। उसके बाद में एक एज आया, वो एज आया मिडिल एज, MIDDLE। कौन सा एज आया बेटा? मिडिल एज आया, यानी मध्य युग आया। उस मध्य युग में परंपरागत जो पहले से लोगों का सोचने का तरीका था, जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल थे, बौद्धिक थे, वो समय चला गया और चर्च का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया, धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया, अंधविश्वास बहुत ज्यादा हो गया। लोगों ने क्वेश्चन करना बंद कर दिया, लोगों ने प्रश्न करना बंद कर दिया, लोगों ने तर्क करना बंद कर दिया और धर्म और चर्च पूरी तरीके से हावी हो गया। और वो एज कहलाता है मिडिल एज, और उसको डार्क एज भी कहते हैं, DARK, डार्क एज, यानी वो अंधेरा युग था। अब उस अंधेरे युग की प्रतिक्रिया स्वरूप, उस अंधेरे युग की रिएक्शन पर,
उस अंधेरे युग से एक नया युग पैदा हुआ, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुआ जब लोगों ने वापस से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, जब वापस से लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया, जब वापस से लोगों ने चीजों को समझना शुरू कर दिया, बौद्धिक दृष्टि से वापस उस एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर को, एंशिएंट क्लासिकल लिटरेचर को वापस से वहां से प्रेरणा लेके उनके जैसे बनने का सोचने लगे। फिर वो जो एज आया, इसका मतलब जो बीच में सो गए थे वो वापस से क्या हो गए बेटा, वापस से उठ गए। उसको क्या कहा गया है, पुनर्जागरण कहा गया। ठीक है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से मानी जाती है, वो मानी जाती है 14th सेंचुरी में। कहां से, इटली से मानी जाती है। हम पढ़ेंगे इंग्लैंड में पुनर्जागरण, उससे पहले इटली में कैसे था, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि रेनेसा है क्या। ठीक है, रेनेसा वॉज अ कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। 3 शब्दों को ध्यान देना है और चौथे शब्द को नकारते हुए आगे बढ़ना है। ये क्यों पढ़ा रहा हूं आप लोगों को मैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेनेसा वॉज ए, रेनेसा किस प्रकार का मूवमेंट था। रेनेसा जो है वो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, बौद्धिक आंदोलन था। रेनेसा जो है वो कैसा मूवमेंट था, कल्चरल मूवमेंट था, सांस्कृतिक आंदोलन था, और कैसा था, आर्टिस्टिक, कला से रिलेटेड आंदोलन था। तो फिर किससे रिलेटेड नहीं था, ये धर्म से संबंधित नहीं था। समझ में आ गया, ऐसा लगता है कि धर्म से संबंधित था, धर्म से संबंधित रिफॉर्मेशन मूवमेंट था। इसी का एक हिस्सा हम आगे पढ़ेंगे, रिफॉर्मेशन, वो किससे संबंधित था, धर्म से संबंधित। तो रेनेसा जो था वो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, लोगों ने बौद्धिक रूप से वापस पुनर्जागृत होने लगे। तो पहली बात तो ये आपको समझनी है। ठीक है, कहां भाई, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, डेटिंग फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी टू अर्ली 17th सेंचुरी। कहां से इसका समय क्या माना जाता है इंग्लैंड में, वो देखते हैं। कहां से भी, लेट 15th सेंचुरी यानी 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, एग्जैक्ट कहा जाए तो 1485 से माना जाता है। आगे मैं आपको समझाऊंगा इस 1485 का क्या मामला है। यहां से माना जाता है कहां, इंग्लैंड में। कब तक, कब तक भाई, अर्ली 17th सेंचुरी तक इसको माना जाता है। ये इसका टाइम पीरियड है, कहां, इंग्लैंड में। आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड में रेनेसा का टाइम पीरियड क्या है, तो आप ये बता देंगे क्या है भाई। यहां से आप शुरू करेंगे, लेट 15th सेंचुरी टू अर्ली 17th सेंचुरी। समझ में आ गई बात ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इट इज एसोसिएटेड विद, इंग्लैंड का जो रेनेसा है, इंग्लैंड का जो पुनर्जागरण है, उसका संबंध कहां से है, यूरोपियन पुनर्जागरण से है। इंग्लैंड में जो पुनर्जागरण हुआ, इंग्लैंड में जो रेनेसा हुआ, इंग्लैंड में जो री अवेकनिंग हुई, री का मतलब वापस से, अवेकनिंग का मतलब उठना या जागना, जो वापस से री अवेकनिंग हुई, उसका संबंध कहां से है, वो किसका विस्तारित रूप है, वो यूरोपियन पुनर्जागरण जो था, यूरोपियन रेनेसा था, उसका विस्तृत रूप है। इट इज एसोसिएटेड विद द पैन यूरोपियन रेनेसा। अभी पैन यूरोपियन क्या होता है, पैन का मतलब होता है यूरोपियन जितने भी देश थे, मुख्य मुख्य देश, उन सभी से संबंधित, उसको पैन यूरोपियन कहते हैं। दैट इज यूजुअली रिगार्डेड एज, और इस पुनर्जागरण को, कौन से को, यूरोप का जो पुनर्जागरण है, इसकी शुरुआत कहां से मानते हैं, इसकी शुरुआत मानते हैं 14th सेंचुरी से। कहां से, इटली से। कहां से मानते हैं, इटली से। तो बेसिकली रेनेसा की शुरुआत कहां से, इटली से। कब, 14th सेंचुरी में। इंग्लैंड में रेनेसा कब, लेट 15th सेंचुरी से अर्ली 17th सेंचुरी तक। यहां तक समझ में आ गई भाई। देखो बेटा, एक एक चीज को आप पे बहुत अच्छे से समझ लो, धीरे धीरे समझाएंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे अपन, लेकिन आपको चीजें समझ आनी चाहिए। क्योंकि यदि आप पे कभी भी लिटरेचर पढ़ेंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, जहां आपको लिटरेचर पूछा जाए, टीचर बना रहे हो आपको, चाहे वो केवी का हो, चाहे वो डीएसएसबी का हो, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, सब जगह आप लोगों को लिटरेरी मूवमेंट्स पूछे जाएंगे। और मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि आज आपको रेनेसा पढ़ने के बाद कहीं और से रेनेसा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं हो, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठे और एक एक चीज को नोट करते हुए आगे बढ़े। द रेनेसा वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ मिडीवियल सोसाइटी। अभी बताया मैंने आपको, रेनेसा कहां का प्रोडक्ट है, रेनेसा मिडीवियल सोसाइटी, मध्य युग का प्रोडक्ट है। मध्य युग कौन सा, वही डार्क एज। ठीक है, और
सोसाइटी एज फुली एज इट वॉज रिएक्शन अगेंस्ट इट। ये किसकी उपज है, किसका रिएक्शन है? ये मिडल जो सोसाइटी थी, मिडीवियल सोसाइटी था, जो मिडिल एज था, डार्क एज था, उसकी रिएक्शन के प्रति स्वरूप क्या पैदा हुआ? रेनेसा पैदा हुआ। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? वो ये है कि रेनेसा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आदमी ने किया? द रेनेसा वॉज फर्स्ट यूज बाय, पहली बार रेनेसा किसने यूज किया? तो ये एक हैं फ्रांस के फ्रेंच हिस्टोरियन है। कौन है बेटा? ये फ्रेंच हिस्टोरियन हैं और उनका नाम क्या है? जूल्स मिशेल, ये इनका नाम है। ये फ्रांस के इतिहासकार हैं और इनका ये नाम है और इन्होंने सबसे पहले क्या किया? रेनेसा शब्द को प्रयोग किया। कब किया भाई? ये देखिएगा 1855 में किया। अपनी कौन सी बुक में किया? उनकी एक बुक चलती थी, उसका नाम था हिस्टोरियन डी फ्रांस, फ्रांस का इतिहास, हिस्टोरियन डी फ्रांस। इस बुक में जूल्स मिशेल ने किसका प्रयोग किया? रेनेसा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया और दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1855 और ये बुक कब पब्लिश हुई? 1855 में। यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलो आगे बढ़े। आज आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत मजा आने वाला है लिटरेचर पढ़कर। लिटरेचर, ग्रामर में तो आपका इंटरेस्ट बहुत हो सकता है, लिटरेचर में कई बच्चों को बिल्कुल नया लग सकता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रेनेसा इज ऑफन टेकन, इंग्लिश रेनेसा की शुरुआत जो है वो एग्जैक्ट कब मानी जाती है? ऊपर हमने लिखा कि लेट 15th सेंचुरी, तो एग्जैक्ट कब है देखिएगा, वो है, मैंने ऊपर आप लोग को लिखा था 1485, 1485। क्यों भी? इस 1485 में ऐसा क्या हुआ? इसमें एक वॉर चलता था, वॉर्स ऑफ रोजेस। क्या चलता बेटा? वॉर्स ऑफ रोजेस। ये एक इंग्लैंड में, पूरे इंग्लैंड में एक वॉर चल रहा था। लेंसेस्टर और यॉर्क की जो हाउसेस थे उनके बीच में एक युद्ध था। उन युद्ध का एक अंतिम बैटल था बॉसवर्थ फील्ड। ये अंतिम था, उसके बाद ये युद्ध का खत्म हो गया था ये। तो जब इस बैटल ने इस युद्ध को खत्म किया, वो डेट कौन सी थी? ये थी। इसलिए इस डेट से इसको क्या माना जाता है कि भी इंग्लैंड में तब से क्या शुरू हो गया? रेनेसा होगा। इस प्रकार का कोई रेफरेंस पूछा जाए तो आप देख सकते हैं। और उसी समय एक नई डायनेस्टी, एक नई वंशज का शुरुआत हुई थी और वो कौन सा था? ट्यूडर डायनेस्टी। तो ट्यूडर डायनेस्टी के साथ ही इंग्लैंड में क्या शुरू हुआ? रेनेसा शुरू हुआ। और भी यदि आपको एग्जैक्ट और भी ढंग से पूछ लिया जाए गहराई से, तो किसके राज्याभिषेक के साथ, किसके एक्सेशन के साथ? किंग हेनरी 7 के एक्सेशन के साथ इंग्लैंड में रेनेसा की शुरुआत मानी जाती है। समझ में आ गई बात बेटा? ये चलो आगे बढ़ते हैं अपन, इससे आगे अपन देखते हैं। और इसका अंत कब माना जाता है? इंग्लैंड में रेनेसा का अंत कब हुआ, वो कब से माना जाता है वो देखिएगा। विद द डेथ ऑफ किंग जेम्स इन 1625, ऊपर हमने लिखा था अर्ली 17th सेंचुरी, तो वो अर्ली 17th सेंचुरी ये है बेटा, ठीक है। वी मे मार्क इट्स फेडिंग, फेडिंग का मतलब इसका धीरे धीरे कम होना। किसका कम होना? किसका जिक्र कर रहे हैं हम लोग रेनेसा का जिक्र कर रहे हैं। अरे एक बार कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग लिख के देखो रेनेसा की, आपको आती है कि नहीं आती है। और जो चीजें मैं लिखता जा रहा हूं आप लोग भी लिखते जाएं, चीजों को रिवीजन करते जाएं कि शुरुआत कहां से मानी जाती है, किसके एक्सेशन से मानी जाती है, कौन सी सेंचुरी से मानी जाती है, रेनेसा की शुरुआत हुई कहां, इंग्लैंड में कब से हुई, ये सारी चीजें आप लोग लिख के देख सकते हैं। रिवीजन करेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार सुनेंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज की इस क्लास के दौरान ही आपका सारा काम हो जाए, आपको दोबारा इसको बस रिवीजन करने की जरूरत पड़े। रेनेसा वॉज अ रिवाइवल। रेनेसा क्या था? रिवाइवल था। वापस से किसी चीज का रिवाइव करना, किसी चीज को वापस से उसको जागृत करना, वापस से उसको पैदा करना, वापस से उसको रिवाइव करना, वो क्या कहलाता है? रिवाइवल। किसका रिवाइवल था? ऑफ क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग जो मिडल एज से पहले की जो लर्निंग थी, जो गोल्डन पीरियड था, उस गोल्डन पीरियड की क्या है ये रिवाइवल है, उसका पुनर्जागरण है, उसको रिवाइव किया गया
एंड ए फ्लोरिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और किसका विकास हुआ? आर्ट और कल्चर का विकास हुआ, कला और संस्कृति का विकास हुआ। कहां से प्रेरणा लेके? एंशिएंट क्लासिकल आर्ट एंड लिटरेचर से, वहां से प्रेरणा लेते हुए वापस से किसको फ्लोरिश किया, किसको विकसित किया? कला और संस्कृति को विकसित किया। कहां? इटली में। शुरुआत कहां से हुई? इटली से, और फिर कहां फैलता गया? पूरे विश्व भर में फैला, पूरे यूरोप में फैला, स्प्रेडिंग थ्रू आउट यूरोप। ठीक है भी। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से, आरपीएससी ने पूछा है कि रेनेसा का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया आपको रिवाइवल हो सकता है या फिर रीअवेकनिंग, वापस से जगना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी में 2011 में या 16 में, जब भी आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रीअवेकनिंग, रिवाइवल कह दो, रीअवेकनिंग कह दो, रेनेसा का मतलब क्या है? रीअवेकनिंग या फिर रिवाइवल है। चीजें समझ में आ रही हैं भाई आप लोगों को? चलो उसके बाद अपन देखते हैं इसमें इसका मतलब क्या है, ये अपन देखते हैं रेनेसा का। द मोस्ट फेमस नेम्स एसोसिएटेड विद द बिगनिंग ऑफ रेनेसा इन इटली, यानी इटली में ऐसे कौन से लोग थे जिनसे रेनेसा की शुरुआत मानी जाती है? भाई मानी तो कहां से जाती है? इटली से। तो इटली में ऐसे कौन से नाम थे जिनको हमें याद रखना चाहिए? वो दो नाम थे, पेट्राक और बेकेसियो। इटली में ये दो नाम आपको याद रखने हैं, पेट्राक एंड बेकेसियो। पेट्राकन सोनेट आपने पढ़ी है, पेट्राकन सोनेट, उसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं, वो ही पेट्राक हैं, पेट्राक एंड बेकेसियो। द मोस्ट फेमस नेम एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा इन इटली, जो दो मुख्य नाम हैं इटली में जिनसे रेनेसा की शुरुआत के साथ उनको जोड़ा जाता है, वो कौन है? एक तो पेट्राक है और दूसरा कौन है बेटा? बेकेसियो। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। Elizabethan era in the second half of the 16th century is usually regarded as the height of English Renaissance। एक एक पॉइंट को हमने लिखा है कि इंग्लैंड में रेनेसा कब अपनी चरम सीमा पे था? इंग्लैंड में रेनेसा अपनी चरम सीमा पे कब था? एलिजाबेथन एज में था। कौन से एज में था बेटा? एलिजाबेथन एज में था। अब उस समय कौन कौन राइटर हुआ करते थे उनको भी पढ़ेंगे। पहले आप ये जान लें कि एलिजाबेथन एरा जो है, एलिजाबेथन एज जो है, वो एज कब? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में इज यूजुअली रिगार्डेड एज किसके रूप में? द हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसा। एक बात याद रखनी है बस, इंग्लैंड में रेनेसा अपनी चरम सीमा पे कब था? तब आप कहेंगे एलिजाबेथन एज में। कब? सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। शुरुआत कहां से हुई? लेट 15th सेंचुरी से, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ 16th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में क्या हो गया? ये अपनी चरम सीमा पे आ गया। कौन से एज की बात कर रहे हैं अपन? एलिजाबेथन की एज की बात कर रहे हैं। कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं अपन कौन से मूवमेंट की? रेनेसा की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है भाई। द पीरियड ऑफ रेनेसा वाज नोटेबल फॉर, अब देखते हैं कि रेनेसा पीरियड किन किन विशेषताओं के लिए माना जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेनेसा, इनमें रेनेसा से संबंधित कौन सी बातें नहीं है? तो वो कौन कौन सी चीजें देखिएगा। द रैपिड, yes, the period of Renaissance was notable for rapid expansion in commerce। देखो पहले क्या था? मिडिल एज में क्या था? लोग धर्म से संबंधित थे। ठीक है, ये एक समय आया जब लोगों ने कहा कि हमें इसी जन्म में, पहले तो धार्मिक लोग क्या कहते थे कि इस जन्म में नहीं, कुछ आगे वाले जन्म में मिलना है। वो कहने लगे नहीं, इसी जन्म में मिलना है, जो कुछ मिलना वो कहां मिलना है? इसी जन्म में मिलना है। इसलिए आप लोगों को यही क्या करना चाहिए? मेटेरियलिस्टिक जो है, यानी पैसे कमाने चाहिए आपको, यहीं सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, यहीं आप लोगों को ट्रेड और कॉमर्स में भाग लेना चाहिए, यानी यहां आपको व्यापार में समृद्धि लानी चाहिए। तो इस प्रकार की बात लोग सोचने लग गए। तो क्या हुआ इसमें? रैपिड एक्सपेंशन हुआ, यानी तेज विस्तार हुआ किसका? कॉमर्स का। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। लोगों ने चर्च पादरी पंडितों की माननी
बंद कर दी और क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना और समझना शुरू कर दिया। इसलिए इसमें क्या हुआ, नई नई वैज्ञानिक के जो डिस्कवरी थी, खोज, वो इस समय हुई। इंटेंस पॉलिटिकल नेशनलिज्म हुआ। देखो दो चीजें हैं, पहले लोग किसकी तरफ, धर्म की तरफ, फिर धर्म से लोगों का मोह भंग हो गया। उनको लगा कि ये लोग अपनी सुविधा के लिए हमारा यूज कर रहे हैं, इनमें कुछ विशेष चीज है नहीं, ये लोगों को अंधविश्वासी बना रहे हैं। तब लोगों की आस्था का केंद्र कहीं तो होना चाहिए था। उस समय दो केंद्र हुआ करते थे, एक राजा का यानी एक राष्ट्र का और एक चर्च का। तो लोगों ने चर्च से मोह भंग होने के बाद किधर ध्यान आ गया लोगों का अपने नेशन पे ध्यान आने लग गया। इसका मतलब पैट्रियोटिज्म की जो भावना है वो प्रबल होने लग गई। तो इंटेंस पॉलिटिकल नेशनलिज्म और रिलीजियस कंट्रोवर्सी, और इस समय धार्मिक विवाद होना शुरू हो गए। रिलीजियस कंट्रोवर्सी, क्योंकि जो भी आदमी धर्म पे क्वेश्चन करेगा फिर वो निश्चित रूप से विवाद का विषय बन जाएगा। तो इस प्रकार का एक माहौल बन गया। आपको देखना चाहिए, आपको एक इमेजिन करना चाहिए कि किस प्रकार का एज रहा होगा वो, जिसमें इस प्रकार की चीजें थी। इसी को बिंदु को हमने आगे समझाने का प्रयास किया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसा, क्या क्या विशेषताएं थी इसमें भी। रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल एंटिक्विटी, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसा इंक्लूड, क्या था, रिन्यूड यानी वापस से, किसमें, क्लासिकल एंटिक्विटीज, जो क्लासिकल चीजें थी पुरानी, उनमें वापस से लोगों का क्या बनने लगा, इंटरेस्ट बनने लगा। क्या बनने लगा बेटा, उसमें वापस से लोगों का उसमें इंटरेस्ट होने लगा। राइज इन ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था, मिडिल एज में धर्म वाले लोग ये कहते थे कि आपको इस जन्म में तो कष्ट भोगना है ताकि अगले जन्म में आपको क्या मिले, अगले जन्म में आपको सुख मिले, ऐसा ही कहते थे। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि नहीं, भगवान हमारा क्या नहीं है, मकसद नहीं है। हमारा जो मकसद है यानी सबसे आदमी के जीने का, सोचने का, उसके काम करने का अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए, ह्यूमंस होने चाहिए। आदमी की भलाई के लिए करो, आदमी की भलाई के लिए पढ़ो, आदमी की भलाई के लिए जो भी काम करना है उसमें अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए कि लोगों की भलाई होनी चाहिए। समझ में आ गया। तो इस प्रकार का विचार आ गया। तो उस विचार को क्या कहा, ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी, यानी बिलीफ इन सेल्फ, ह्यूमन वर्थ, यानी आदमी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इंडिविजुअल डिग्निटी। उसने कहा कि लोगों के सम्मान और समृद्धि के लिए काम किया जाए। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उन सब का जो अंतिम उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मानव की समृद्धि और उसका सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार की विशेषताएं किसमें लिखी जाने लगी, इस प्रकार की विशेषताएं उस समय लिखी जाने लगी। फिर उसको क्या कहा जाने लगा, रेनेसा कहा जाने लगा। एंड रेडिकल चेंजेस इन आइडियाज अबाउट रिलीजन, बहुत बड़ा परिवर्तन आया लोगों में। किसके विचार, धर्म से संबंधित जो उनके विचार थे, उन विचारों में एक बड़ा परिवर्तन आया। लोगों ने धर्म के बारे में सोचने का अपना नजरिया बदला। लोगों को लगा कि अब पादरी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, हम खुद भी बाइबल पढ़ सकते हैं। लोगों ने ऐसा समझा। तो ये एक तरीका था जो धर्म के बारे में लोगों का सोचने का नजरिया बदल गया। लोगों ने पॉलिटिक्स और साइंस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसीलिए इस युग को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। क्वेश्चन आता है, इनमें से कोई एक विशेषता दी होती है, पूछते हैं एक विशेषता कौन से मोमेंट की है, तब आप कहेंगे ये किसकी है, रेनेसा की है, पुनर्जागरण की है। चीजें समझ में आ रही हैं अभी। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। रिवेकनिंग ये हो गया है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी अभी रेनेसा की, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे। ये देखो 3 वर्ड हमने रेनेसा के लिए लिखे हैं। कौन सा, इंटेरोगेट। लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक लोग आपको अंधविश्वासी बनाते हुए चले जाएंगे। किसी भी पादरी ने, धर्म पुजारी ने कह दिया कि ऐसा होता है और आप लोगों ने उसको मान लिया, ऐसा नहीं चलेगा। इस समय लोगों ने क्या करना, प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि साहब ये ऐसे कैसे हुआ। आप हमें धर्म के मोक्ष पत्र दे दोगे, आप हमें लिख के दे दोगे कि आपको अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उससे हमें कैसे मोक्ष मिल जाएगा, इस बात का हमें बताइएगा। लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, नई नई जगह को खोजना शुरू कर दिया। एक्सप्लोर, साइंस में एक्सप्लोरेशन, पॉलिटिकल्स में एक्सप्लोरेशन, हर जगह नई नई चीजें खोजना शुरू कर दिया। और लोगों ने इंजॉय करना शुरू कर दिया। धर्म क्या कह रहा था कि इस जन्म में इंजॉय नहीं,
इस जन्म में तो आप कष्ट उठाइएगा, ताकि अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा, सुख मिलेंगे। जबकि इस समय यह कहा गया कि नहीं, आदमी को इंटरटेनमेंट एंजॉय यही करना है, इसलिए ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाइएगा, अपने व्यापार को बढ़ाइएगा, ताकि लोगों को सुख सुविधाएं मिल सकें। लव एंड लस्ट फॉर नॉलेज, ये विशेषताएं हैं रेनेसा की। आप रेनेसा को समझेंगे कि वास्तव में रेनेसा होता क्या है। यदि आपने इन चीजों को समझा और इमेजिन किया कि वास्तव में वो एज कैसा रहा होगा, लोग अब नॉलेज के लिए, लोगों का नॉलेज के लिए प्रेम बढ़ गया। ठीक है, ब्यूटी एंड वेल्थ, लोग सुंदरता के पुजारी हो गए, वेल्थ, ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने लग गए, वर प्रोमिनेंट स्पिरिट इन रेनेसा। ये रेनेसा की मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। In England, the Renaissance spirit of scientific inquiry is seen in the works of Bacon. अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं कि इंग्लैंड में कौन कौन से लोग थे जिनके लिखे हुए कार्यों में आपको रेनेसा नजर आता है। कि देखो भाई, ये जो रेनेसा की स्पिरिट है, ये इस राइटर में आपको लिखी हुई मिलती है, इसलिए इन सारे राइटर्स को क्या कहा जाता है, रेनेसा राइटर्स कहा जाता है। सबसे पहले नाम आता है किसका, बेकन का, फ्रांसिस बेकन। किसका नाम आता भाई, फ्रांसिस बेकन। इस आदमी ने अपने वक्त में साइंटिफिक स्पिरिट के बारे में लिखना शुरू किया। इस आदमी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को लिखना शुरू किया। इन इंग्लैंड, रेनेसा स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इज सीन इन द वर्क्स ऑफ फ्रांसिस बेकन। सर फ्रांसिस बेकन, इंग्लैंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां से 2011 का पेपर आप उठा के देखेंगे तो यह पूछा हुआ है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग किसका वर्क है। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग किसका है, फ्रांसिस बेकन का लिखा हुआ है। ये इसीलिए पूछा है कि रेनेसा का मेजर वर्क है, रेनेसा का मुख्य काम है ये। रेनेसा में लिखी जाने वाली मुख्य वर्क जो है वो कौन है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है। और ये किसने लिखा, फ्रांसिस बेकन ने लिखा। बेटा नाम याद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। और ये नोवम ऑर्गेनम, ठीक है, ये दो फ्रांसिस बेकन के वर्क हैं जो आपको याद करने चाहिए। उसके बाद देखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्न साइंस एंड मिडिवियल फेथ। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, विवाद था उस समय किसके बीच में, मॉडर्न साइंस यानी साइंस के बीच में, और किसके बीच में, ये मिडिवियल फेथ, जो मध्य युग का विश्वास था किसमें, धर्म वगैरह में, और मॉडर्न युग में क्या आ गई थी, साइंस आ गई थी। उसके बीच एक क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्वेश्चन की स्पिरिट आ गई लोगों में, एंड ऑर्थोडॉक्स आउटलुक, और परंपरागत जो चीजें सोच रहे थे कि भाई वैसे जैसे है बस वैसा ही बना रहे, उनके बीच में एक कैन बी सीन इन द प्लेज ऑफ। और ये बात आपको कहां मिलेगी, क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर के प्लेज में मिलेंगी आपको। ये दोनों रेनेसा राइटर हैं। क्या कहा हुआ समझो बेटा, धीरे धीरे समझो, कि आप लोगों को साइंस के बीच में और फेथ के बीच में, लोगों का धर्म में विश्वास, लोगों की साइंटिफिक स्पिरिट, इनके बीच में और क्या है, और किसके बीच में, दूसरी जो बात है वो ये कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी लोगों की क्वेश्चन करने की स्पिरिट, और लोगों की जो रूढ़िवादिता है, ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे, उनके बीच का जो आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, विवाद मिलता है, वो आपको शेक्सपियर के प्लेज में मिलेगा। और वो किसके प्लेज में मिलेगा आपको, क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेज में मिलेगा। क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे राइटर हैं, रेनेसा राइटर हैं। और इनके समय रेनेसा अपनी चरम सीमा पे हुआ करता था। कहां हुआ करता बेटा, चरम सीमा पे, ठीक है। और पर्टिकुलर इन डॉक्टर फॉस्टस, मार्लो का एक प्ले है, क्या नाम उसका, डॉक्टर फॉस्टस, याद कर लेना भी इसको। डॉक्टर फॉस्टस किसका लिखा हुआ है, क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा। मार्लो ने ट्रेजेडी लिखी है, ये आप पे कहीं एमए वगैरह में चलता भी है डॉक्टर फॉस्टस। आज इसका ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे और आपको ज्यादा इसमें पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है कि क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और दूसरा कौन सा है, हेमलेट शेक्सपियर का। ये दो वर्क माने जाते हैं कि इन दोनों में कौन सी स्पिरिट है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्न साइंस एंड मिडिवियल फेथ, इन दोनों में मानी जाती है। तो कोई क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और देखिएगा अभी, द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है। किसी को जानकारी हो तो बताओ भी। यदि आपको लिटरेचर पढ़ के मजा आ रहा हो वास्तव में, तो एक बार
सभी लोग अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को शेयर कर दें। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो तो पढ़ के, आपको लग रहा हो कि वास्तव में लिटरेचर ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, इस ढंग से चीजें समझनी चाहिए, तो आप लोग एक बार सब लोग शेयर करेंगे, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसको कहते हैं? मार्लो को, क्रिस्टोफर मार्लो को क्या कहा जाता है? ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण का सच्चा बच्चा किसको कहते हैं? क्रिस्टोफर मार्लो को कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो आगे देखते हैं। टॉमस मोर की यूटोपिया, ये नाम याद रखने पड़ेंगे बेटा आप लोगों को, ठीक है? डॉक्टर फॉस्टस, हेमलेट, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये किस किस के आपको याद रखने? यूटोपिया किसकी लिखी हुई है? टॉमस मोर के। इज कंसिडर द ट्रू प्रोलॉग टू रेनेसा, ठीक है? प्रोलॉग का मतलब प्रीफेस होती है, भूमिका जिसको कहते हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे हुए हैं कि ट्रू प्रोलॉग टू रेनेसा किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यूटोपिया का। और यूटोपिया किसने लिखी थी? टॉमस मोर ने क्या लिखी थी बेटा? यूटोपिया लिखी थी। समझ में आ रही है चीज? ये किसने लिखी थी? यूटोपिया लिखी थी। उसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोज फिक्शन ऑफ रेनेसा, रेनेसा के समय का एक प्रोज फिक्शन था, वो कौन था? सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया। पूछेंगे आर्केडिया किसका लिखा हुआ है, तब आप बताएंगे आर्केडिया किसका है। ये सर फिलिप सिडनी का है। प्रोज रोमांस है। क्या है? प्रोज रोमांस, यानी प्रोज में लिखा हुआ है, इसका प्रोज रोमांस लिख सकते हैं, ROMANC। ये अपनी सिस्टर को इसने डेडिकेट किया था, और उसकी सिस्टर का नाम था मैरी हर्बर्ट। किसकी सिस्टर का नाम था? सर फिलिप सिडनी की सिस्टर का नाम था मैरी हर्बर्ट। याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तो याद रखना पड़ेगा, आर्केडिया क्या है? ये सर फिलिप सिडनी का एक प्रोज रोमांस है, इतना तो आपको याद रखना ही चाहिए। आगे देखते हैं। स्पेंसर किसका जिक्र करते हैं भाई? स्पेंसर। वी हैव एक्सप्रेशन ऑफ रेनेसा आइडियल ऑफ एडवेंचर एंड एक्टिव लाइफ। एक्सप्लोरेशन पढ़ा हमने। रेनेसा के लोग कैसे थे? कैसे थे भी? एक्टिव लोग थे, एडवेंचर पसंद वाले लोग थे, वे एक्सप्लोरेशन करना चाहते थे, नई नई चीजों को खोजना चाहते थे। ये बात आपको किसके वर्क में मिलेगी? ये बात आपको मिलेगी फेरी क्वीन में। किसमें मिलेगी? फेरी क्वीन में, जो किसकी लिखी हुई है? स्पेंसर का एक एपिक मान सकते हैं आप इसको। स्पेंसर का क्या मान सकते हैं? एपिक मान सकते हैं, फेरी क्वीन। ये नाम पूछेंगे आपसे, फेरी क्वीन किसकी लिखी हुई है, तब आप बताएंगे स्पेंसर को, ठीक है भाई? उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। The intellectual and cultural secular movement that stemmed from the study of, ये वापस से बताया हुआ है कि जो रेनेसा मूवमेंट था उसको पुश कहां से मिला, जो रेनेसा हुआ उसको किस चीज से समर्थन मिला, कौन सी परिस्थितियां बनी जिससे वो आ गया। तो वो क्या था? एक इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल सेकुलर मूवमेंट चला था, ठीक है? दैट स्टेम्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ, और ये मूवमेंट क्यों चला? एक ये बौद्धिक मूवमेंट क्यों चला? लोगों ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया? क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया। अरे जब जब भी लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, तब तब इतिहास बदला है। जब जब भी लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, तब तब क्या बदला है? इतिहास बदला है। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने भी इसको पिया फिर वो दहाड़ा ही है। क्या किया? फिर वो दहाड़ा है। लोगों ने क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, पढ़ते ही लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और इस क्वेश्चन से, कौन से एज की बात है? मिडिल एज के दौरान। और ये एक वो फैक्टर था जिस फैक्टर से क्या पैदा हुआ? रेनेसा पैदा हुआ। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। उसके बाद देखें, ये एक लिस्ट मैंने आप लोगों को बना के दी है। लीडिंग रेनेसा फिगर्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में लीडिंग रेनेसा फिगर्स कौन कौन से थे? कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इंग्लैंड में रेनेसा में मुख्य रूप से थे? तो हमने इधर नाम लिखा ऑथर का, इधर उसके डेट ऑफ बर्थ ये लिखी, और ये कौन था ये लिखा। तो सर फिलिप सिडनी अभी हमने पढ़ा, आर्केडिया जिन्होंने लिखी थी। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, ये आपको याद रखना है। एडमंड स्पेंसर अभी हमने पढ़ा, फेरी क्वीन इनकी थी। टॉमस मोर, इन्होंने क्या लिखी? यूटोपिया लिखी। उसके बाद में क्रिस्टोफर मार्लो, आपने और हमने लिखा देखा। डॉक्टर फॉस्टस, उसके बाद में जॉन डन भी इसी एज का था, जॉन डन की पोएम्स वगैरह आपने पढ़ी हैं। और फ्रांसिस बेकन, ये भी हमने देखा। फ्रांसिस बेकन का एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग आपको याद रखना चाहिए। ये चीजें थी जो आपको किसके बारे में जाननी थी? ये वो चीजें थी जो आप लोगों को रेनेसा के बारे में जाननी चाहिए थी, ठीक है?
अब रेनेसा से रिलेटेड ही एक टर्म और है जो एग्जाम में पूछते हैं। भाई ये बताओ, यहां तक रेनेसा समझ में आ गया अच्छे से, सारी चीजें क्लियर बिल्कुल भी। रेनेसा का ही एक पार्ट मान लो, यानी रेनेसा में ही एक ग्रुप हुआ करता था और उस ग्रुप को क्या कहते थे, यूनिवर्सिटी वीट्स कहते थे। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी वीट्स के बारे में कि भाई यूनिवर्सिटी वीट्स कौन थे, कितने लोगों का समूह था ये, ठीक है, इनको यूनिवर्सिटी वीट्स क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें यहां से पूछी जाती हैं। तो यूनिवर्सिटी वीट्स क्या थे, ये शेक्सपियर से पहले के कुछ ड्रामेटिस्ट का एक ग्रुप है। क्या बेटा, ये ड्रामेटिस्ट का एक ग्रुप है जिन्होंने शेक्सपियर से पहले ड्रामा को डेवलप करने का काम किया। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आदमी थे। 3 ऑक्सफोर्ड से थे, 3 कैम्ब्रिज से थे और एक किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं था, लेकिन फिर भी उसको किस में गिना जाता है, यूनिवर्सिटी वीट्स में गिना जाता है। कई बार तो यही पूछा जाता है कि वो कौन सा है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं था, लेकिन फिर भी उसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सिटी वीट का मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। यूनिवर्सिटी वीट्स को सबसे पहले काम में किसने लिया, जॉर्ज सेंसबरी ने। क्या काम में लिया, GEORG, जॉर्ज सेंसबरी, SAINST, सेंसबरी, BURY। यानी ये जो टर्म है ये किसने काम में ली, ये जब लोग यूनिवर्सिटी वीट्स जिंदा थे ना, तब उनको नहीं पता था कि वो यूनिवर्सिटी वीट्स हैं क्या। बाद में इस आदमी ने, जॉर्ज सेंसबरी, इस आदमी ने ये टर्म काम में ली। तो ये पूछा जा सकता है ये टर्म किसने काम में ली, तो वो मैंने आप लोगों को यहां बता दी कि ये टर्म इस आदमी ने काम में ली, ठीक है। आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी वीट्स क्या है। द नोटेबल ग्रुप ऑफ पायनियर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी वीट्स कौन है, ये एक के इंग्लिश ड्रामेटिस्ट का ग्रुप है। कब थे ये, रॉट ड्यूरिंग द लास्ट 15th सेंचुरी, लास्ट 15 ईयर्स ऑफ द 16th सेंचुरी, यानी 16th सेंचुरी के लास्ट में, आखिरी 15 सालों में लिखने वाले ये लोग थे। क्या था ये कि ड्रामेटिस्ट का ग्रुप था, यानी रेनेसा के दौरान ही थे लोग, ठीक है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं रेनेसा के दौरान ही। Who transformed the native interlude and chronicle plays with their plays of quality, यानी उनसे पहले जो प्लेज लिखे जाते थे वो ऐसे ही हल्के फुल्के प्लेज लिखे जाते थे, लेकिन इन लोगों ने ड्रामा की बहुत डेवलप किया ड्रामा को, और ड्रामा को अपनी क्वालिटी से एक स्टेब्लिश फॉर्म बना दिया। वो कौन थे, यूनिवर्सिटी वीट्स थे। अब देखो भाई, ये और पढ़ेंगे अपन, यूनिवर्सिटी वीट्स में कौन कौन लोग शामिल थे, ठीक है। यूनिवर्सिटी वीट्स इंक्लूड क्रिस्टोफर मार्लो, याद कर लो अच्छे से, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड टॉम्स नास, ऑल ग्रेजुएट्स ऑफ कैम्ब्रिज। ये 3 आदमी तो कहां से थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। समझ में आ रही बात, 3 आदमी कहां से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कौन कौन सा, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, टॉम्स नास, एज वेल एज टॉम्स लॉज। फिर कौन आता है, टॉम्स लॉज के लोग कहेंगे सर ऐसे नाम याद रखने पड़ेंगे क्या, भाई देखो अंग्रेजी पढ़ते हो तो करने पड़ेंगे, इसमें कोई टॉम्स लॉज, जॉर्ज पिले, ये दोनों के दोनों कहां से थे, ऑक्सफोर्ड से थे। एक और था ऑक्सफोर्ड से, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जॉन लिली, ये भी कहां से था, ऑक्सफोर्ड से। तो 3 आदमी कहां से होंगे, ऑक्सफोर्ड से हो गए। और उसके बाद दो नॉट यूनिवर्सिटी ट्रेंड, और ये आदमी टॉम्स किड, ये आदमी यूनिवर्सिटी में था ही नहीं किसी में भी, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है, यूनिवर्सिटी वीट कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना कि कौन सा यूनिवर्सिटी वीट्स में से कौन सा ड्रामेटिस्ट है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, उसका नाम क्या है, टॉम्स किड है। 3 आदमी कहां, ऑक्सफोर्ड में। 3 आदमी कहां, एक बार फिर से देख लो भाई, 3 आदमी कौन कौन से 3 आदमी कहां कहां गए, देखो सबसे पहले कौन, मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, और कौन, टॉम्स नास। मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा, आप लोग बोलोगे तब चीजें आपकी याद हो जाएंगी। ये 3 आदमी कहां से, कैम्ब्रिज से, ठीक है। उसके बाद कौन, ये देखो टॉम्स लॉज, और कौन, रॉबर्ट पिले, ये दोनों ऑक्सफोर्ड से, और जॉन लिली ये भी ऑक्सफोर्ड से। 3 कहां से, ऑक्सफोर्ड से हो गए, और एक आदमी कहां से जो कहीं से नहीं था, टॉम्स किड। ये 7 आदमी जो हैं
कई जगह 6 भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग टॉम्स किड को नहीं मानते कि यूनिवर्सिटी विट है क्या। तो वैसे 7 लोग हैं, 3 3 6 और एक 7 ये थे। ये लोग कौन थे भी, देखो इसमें क्या किया इन्होंने ये किया, दे प्रिपेयर्ड द वे फॉर विलियम शेक्सपियर। उन लोगों ने शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया कि आप आओ और बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास लिखो। द ग्रेटेस्ट पोइटिक ड्रामेटिस्ट अमंग वाज, इनमें जो ग्रेटेस्ट पोइटिक ड्रामेटिस्ट थे, जो पोइट के साथ लिखते थे, वो कौन से थे? मार्लो था, हुज हैंडलिंग ऑफ ब्लैंक वर्स, मार्लो की जो ब्लैंक वर्स की हैंडलिंग थी, gave the theater its characteristic voice for the next 50 years, अगली 50 सालों तक उसकी आवाज गूंजती रही। अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है, मार्लोस माइटी लाइंस किसको कहा जाता है? मार्लो के माइटी लाइंस, MIGSTY, मार्लोस माइटी लाइंस किसको कहा जाता है? तो ब्लैंक वर्स को क्या कहा जाता है? मार्लोस माइटी लाइंस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। उसके बाद ठीक है, ब्लैंक वर्स क्या होती है? अनरिदम्ड, जिसमें रिदम्ड नहीं होती है, जो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हो, रिदम नहीं होती है लेकिन मीट्रिकल अरेंजमेंट होता है। इस प्रकार की पोएम को क्या कहते हैं? इस प्रकार की पोएम को क्या कहते हैं बेटा? ब्लैंक वर्स कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था थोड़े दिन पहले, ब्लैंक वर्स क्या है। तो इस प्रकार से हमने आज एक लिटरेरी मोमेंट को पढ़ने का प्रयास किया, रेनेसा का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।